चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अपने पूरे संविधान का जो एमसीक्यूज है, ठीक है, जो सीरीज आप लोगों की हम चला रहे हैं उसमें हम लोग पूरा संविधान देख रहे थे। तो संविधान का अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो देखा है, जिसमें 2 वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा थर्ड वीडियो है और जिसमें हम लोगों को 21 से स्टार्ट करना है, 21 से 30 के बीच में हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ने के हिसाब से करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 19, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 की बात की गई है, प्रदान करता है, मतलब क्या प्रदान करता है, कितने हमको अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, ठीक है। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 है, ये एक तरीके से जब हम भाग 3 देखते हैं संविधान का, तो भाग 3 में आपको मिलेंगे मौलिक अधिकार। क्या मिलता है? मौलिक अधिकार मिलता है। तो मौलिक अधिकार की ही कैटेगरी में अनुच्छेद 19 आ जाता है। अनुच्छेद 19 में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में कितने मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी? 7 मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी, ठीक है। जिसमें से हम एक मौलिक अधिकार निकाल दिए। वो कौन सा मौलिक अधिकार था? 19(1)(f क्या था? 19(1)(f था, जिसमें हमें मिला था संपत्ति का अधिकार। क्या मिला था? संपत्ति का अधिकार मिला था। इसको हम लोगों ने निकाल दिया है। और ये कब निकाला गया था? तो ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा कब निकाला गया था? तो इसका समय आप लोगों को पता होगा, 1978 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1978 में निकाला गया था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये नहीं पूछा गया है वर्तमान की बात कही जा रही है या पहले की। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछता है तो हम प्रेजेंट टाइम में जितने हमारे पास रहेंगे हम उनको बताएंगे। जब यहाँ पे मूल संविधान लिख करके कहता तो हम 7 जवाब देते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो हमारा जो आंसर होगा 21 वाले का, उसका क्या आंसर सही होगा? पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, यानी कि जो हमें मूल अधिकार मिलता है वो कौन से माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि अगर हमें ये अधिकार नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। इसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये क्या है? अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। क्यों संविधान की आत्मा है? क्योंकि इसी से हम अपने मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हमारे संविधान से ये वाला अनुच्छेद निकाल दिया जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निकाल दिया जाए, तो हमें कोई अधिकार मिले या ना मिले हम उस पर कोई भी विरोध प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब विरोध प्रकट नहीं करेंगे तो हमें मौलिक अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो 22 क्वेश्चन होगा उसका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? देखिए यहाँ संसद को भंग करने की बात कही जा रही है। किसको भंग करने की बात कही जा रही है? संसद को भंग करने की बात कही जा रही है। तो जब हम आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे थे संसद की बैठक को लेकर के कि संसद की बैठक कैसे होती है, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 85। क्या पढ़ा था? आर्टिकल 85 पढ़ा था, अनुच्छेद 85 पढ़ा था। अनुच्छेद 85 में हम आप लोगों को लिखवाए थे पहले आहूत करना। क्या करना होता है? आहूत करना होता है। आहूत करने का मतलब बुलाना होता है। दूसरा हम लिखवाए थे सत्रावसान। तो सत्रावसान क्या होता है? तो सत्रावसान होता है कि जब सत्र खत्म हो जाए तो सत्र की छुट्टी। और एक लिखवाए थे विघटन। विघटन को ही हम क्या कहते हैं? भंग करना होता है। तो ये लोकसभा को भंग करने की बात कही जा रही है। ये तीनों काम राष्ट्रपति
कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और जो स्थगन की प्रक्रिया होती है, स्थगन की प्रक्रिया होती है, वो पीठासीन अधिकारी करता है। कौन करता है? पीठासीन अध्यक्ष करता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? विघटन पूछा है, भंग करने की प्रक्रिया पूछा है। तो कौन कर सकता है? इसमें हमारा पहला आंसर सही होगा, राष्ट्रपति संसद को भंग करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ठीक है, देखिए आप अल्पसंख्यक शब्द बहुत सुने होंगे कि अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वो अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक यहाँ पे किस आधार पे दिया जाता है? देखिए यहाँ पे है ऑप्शंस हमारे, धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हम बताएं तो बहुत लोग, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, कभी इस चीज को नोटिस किए होंगे, तो मुस्लिम वर्ग को क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक बोला जाता है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया? चूंकि हमारे एरिया में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा है, तो आप लोगों को सिर्फ यही सुनने में आया होगा मुस्लिमों के बारे में। ठीक है, हमारे पास पारसी ज्यादा हमको नहीं सुन, जिसको हम पारसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पारसी बोलते हैं। ठीक है, या इस तरीके से कुछ कैटेगरी है जिनको हम लोग, हमारे एरिया में कम है तो हम इनको ज्यादा नहीं जानते। लेकिन अगर हम मुस्लिम को सिर्फ लेकर के देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये धर्म के आधार पे मिलता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कभी भी हमें यहाँ पे धर्म, जाति या रंग के आधार पर हमें कभी भी अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में दो आधार हैं अल्पसंख्यक घोषित होने के लिए। दो ही कारणों से आप अल्पसंख्यक बन सकते हैं। कैसे? पहला तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है उसके आधार पे, यानी कि कुल जनसंख्या के आधार पे आपकी जनसंख्या कम हो। और दूसरा हम भाषा का आधार लेते हैं। क्या लेते हैं? भाषा का आधार लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 100 जनसंख्या है किसी राज्य की, किसी देश की, और उस 100 में से 95 लोग कोई दूसरे जाति के हैं और 5 लोग जो हैं वो दूसरे कह सकते हैं वर्ग के हैं। ठीक है, तो ये कम वर्ग वालों को क्या कर दिया जाएगा? अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है? चलिए बताइए कौन सा हमारा अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में? राजनीतिक और सामाजिक अधिकार बिल्कुल है, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल हमें मिला है, धार्मिक आधार हमें मिला है, जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इस सब में हम धर्म के बारे में बताए थे। आर्थिक आधार हमें नहीं मिला, आर्थिक अधिकार हमें नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन सन 1978 द्वारा इसको संविधान से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा हमारा एक अधिकार नहीं है? आर्थिक आधार नहीं है, आपको धन रखने के लिए कोई भी अधिकार संविधान में नहीं रखा गया है। ठीक, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया? देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना, कौन से व्यवस्था की योजना की बात कही जा रही है? संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? ठीक है, तो जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, तो आपको संविधान के स्रोत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? संविधान के स्रोत। संविधान का कौन सा भाग हमने कहां से उठा करके लिया है? तो जो संघीय व्यवस्था है इसको लिया है हम लोगों ने कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। और आपका होमवर्क है कि आप पढ़ेंगे इसको कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज और हम बता देते हैं। जैसे आपको एक मिलेगा नीति निर्देशक तत्व। क्या मिलेगा? नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से हम लोगों ने लिया है? आयरलैंड से लिया है। दूसरा हम देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से हम लोगों ने लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मूल कर्तव्य। क्या देखते हैं?
मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम कई देशों के संविधान का अध्ययन किए और वहां के संविधान से जो चीजें हमें सही लगी कि हाँ ये नियम हमारे देश में भी लागू होना चाहिए, वो संविधान में हमने अपने संविधान में उस देश से उठा करके ले लिया है। ठीक है, तो जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य रखा गया है ना, जब रूस के संविधान को पढ़ा गया तो वहां पे मूल कर्तव्य की बात कही गई थी, तो वहां से उठा करके हमने अपने संविधान में क्या रख लिया है? मूल कर्तव्य रख लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करता है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बताए थे कि अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो छुट्टी पे चले गए या वो किसी कारणवश उनका निधन हो गया, ठीक है, या मान लीजिए किसी कारणवश वो ऐसे स्थिति में आ गए कि वो अपने पद पर बने रहने लायक नहीं है, तो इस टाइम पे तुरंत तो हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को उनकी जगह पर बिठाना पड़ता है। ठीक है, कार्यवाहक वो बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। राष्ट्रपति ना होने पे कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई दोनों ना हुए, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों से बड़ा जो अधिकारी हमारा होता है वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं सीजे, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का जो कार्यभार रहेगा राष्ट्रपति पद का, वो कार्यवाहक के रूप में कौन रहेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा हुए, उनका नाम था डॉक्टर हिदायतुल्लाह। क्या नाम था? हिदायतुल्लाह। इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रखा गया था। ठीक है, ये पहले सीजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ मतलब समझ रहे हैं आप लोग? चतुर्थ स्तंभ का मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हमारा भारत है उसको चलाने के लिए जितने भी स्तंभ लगते हैं, जो 4 स्तंभ लगते हैं, उसमें चौथा स्तंभ किसे रखा गया है? ठीक है, तो जो चौथा स्तंभ है वो कौन है? मीडिया है। ठीक है, भारत को चलाने के लिए मीडिया का विशेष योगदान होता है। बाकी 3 स्तंभ कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो खोजिए इसको। ठीक है, भारत को चलाने के लिए 4 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें से चौथा स्तंभ हम आप लोग को बता दिए मीडिया है, बाकी के 3 स्तंभ आपको ढूंढ के रखना है। मैं पूछूंगी सबसे कि चौथा स्तंभ कौन सा है, सॉरी 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत देने का अधिकार। आप लोग को क्वेश्चन शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बस एक चीज आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ठीक है, ये हमारे कुछ लोगों का क्या हो गया? लोकसभा हो गया, लोकसभा। ठीक है, और ये कुछ लोगों का क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। तो आप लोगों को हम बताए थे कि कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है जब दोनों को मिला करके हमें एक जगह पर बिठाना पड़ता है और वहां पे हम चर्चा बहस मतदान करते हैं। दोनों मिल करके यहाँ पे बैठेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, ठीक है, कोई कानून बन रहा है और उस कानून को बनाने में कोई मामला टाई हो गया। टाई का मतलब समझते हैं? मान लीजिए कि कोई एक शिक्षा पर कानून बन रहा है, ठीक है, शिक्षा कानून कोई बन रहा है। कुछ लोगों ने जवाब दिया हाँ और कुछ लोगों ने जवाब दिया नहीं, लेकिन ऐसा कंडीशन आया कि 50% लोगों ने हाँ कह दिया और 50% लोगों ने नहीं कर दिया। अब बताइए क्या होगा? अब तो गेम ड्रा हो गया, ठीक है, 50-50 हो गए। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये देखिए अभी तक चुनाव नहीं किए रहते हैं, ठीक है, अभी तक चुनाव नहीं किए रहते हैं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन बनती है, 50-50 वाली कंडीशन बन जाती है, तो ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं किसी एक को क्या करेंगे? चाहे हाँ में चाहे नहीं में क्या कर सकते हैं? वो अपना वोट दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। और ये कौन दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जब हाँ या नहीं के पक्ष में
दोनों कंडीशन में मैटर बराबर हो जाए या वोट्स बराबर हो जाए तो हम इसको बोलते हैं टाई होना। क्या होता है ये? टाई होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपने चौथे वीडियो में 31 से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।